नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत में हमेशा की तरह आपके एक ऐसे स्वास्थ्य संबंधी विषय पर हम बात करेंगे जिसे जानना समझना बेहद जरूरी है आपके लिए, वो भी डिटेल के साथ और सही जानकारी। आज हम सेहत में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है मेनोपॉज। जी हाँ, मेनोपॉज का मतलब है कि महिलाओं में हर महीने आने वाले पीरियड्स का हमेशा के लिए बंद हो जाना। मेनोपॉज में अगर नेचुरली किसी महिला को लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो इसे मेनोपॉज माना जाता है। इस दौरान महिलाओं को कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर महिलाओं को 45 से 55 साल की उम्र में मेनोपॉज होता है। ये महिलाओं के जीवन का बेहद नाजुक पड़ाव होता है। इसके बाद वे बायोलॉजिकल रूप से मां नहीं बन सकती। मेनोपॉज का अनुभव हर महिला के लिए अलग होता है। इसका असर इमोशनल हेल्थ पर भी पड़ता है। थकान, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, मेमोरी लॉस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कई समस्याएं हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज पहलाजानी जी, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पहलाजानी विमेंस हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर रायपुर से हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय साझा कर रही हैं। डॉक्टर नीरज, पहले तो बहुत स्वागत है आपका और आपने अपने इतने महत्वपूर्ण समय से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया, आभार आपका। और सबसे पहला सवाल यही जानेंगे, मेनोपॉज सब जानना चाहते हैं कि 40-55 के बाद ही आता है या इसके पहले भी आ सकता है, और इसे कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस भी आज के समय में बहुत है और अन्य दूसरी चीजें, एंग्जाइटी बहुत है। ऐसे में क्या ये समय से पहले आ सकता है? क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर नीरज? देखिए, मेनोपॉज मतलब पीरियड्स का पॉज, पीरियड्स का बंद हो जाना। अगर 12 महीने तक किसी भी महिला को पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। ये एक उम्र का पड़ाव है जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि एक नासुख फेज है वुमेन लाइफ का। जैसे हम बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में आते हैं, हर एक फेज का एक अलग इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में रहता है। वैसे भी मेनोपॉज के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसके बारे में जागरूकता की कमी है। तो इन सब के चलते ये लोगों को एक नासुख फेज जैसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक नेचुरल इवेंट मान करके चलें और कुछ बातों का ध्यान रख करके चलें तो मेनोपॉज को भी हम इजीली एक नेचुरल फेज ऑफ लाइफ समझते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान भी रख सकते हैं। जी, इस कैसे पता चलता है कि हम अब उस पीरियड में जा रहे हैं, यानी हम मेनोपॉज पीरियड में जा रहे हैं? कैसे पता चलता है? देखिए, एवरेज एज कंट्री टू कंट्री और कंट्री के अंदर भी रीजन्स टू रीजन वेरी करती है, बट ऑन एन एवरेज 45 टू 55 ईयर्स के बीच में कभी भी मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज एक्चुअली किस एज में आएगा ये डिसाइड होता है हमारे ओवेरियन रिजर्व्स से, जो कि बाय बर्थ डिसाइड होते हैं कि ओवरी में एग बनाने का कैपेसिटी कितना रहेगा। और जब ओवरी में एग बनने की कैपेसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है तो पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। और एक स्टेज ऐसी आती है जब लगभग 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसे मेनोपॉज बोला जाता है। और अगर कुछ महिलाओं में कुछ कारणों के चलते ये 40 ईयर्स से पहले आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। और ये वाला जो फेज है वो तकलीफदेह हो सकता है और इसमें हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर प्री मैच्योर मेनोपॉज आ रहा है तो देयर कुड बी सम मेडिकल रीजंस, या जैसे मैंने बोला जेनेटिकली ही कई लोगों को जल्दी आ जाता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से आजकल कैंसर्स इतने हो रहे हैं, तो अगर किसी ने कैंसर के रेडिएशंस लिए हैं, कीमोथेरेपी ली है या ओवरीज में कोई सर्जरी हुई है। इंडिया में एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे रूरल बेल्ट में रहा है कि न्यूट्रिशन की अगर कमी होती है, प्रोटीन डाइट में नहीं है, टीबी का इन्फेक्शन अगर हो गया है जो टाइमली ट्रीट नहीं हुआ है, तो ऐसे में या ओवरीज के ऊपर कोई सर्जरी हुई है। स्ट्रेस बहुत बड़ा एक लाइफस्टाइल में रोल प्ले करता है। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है, ड्रग अब्यूज में है, तो ऐसे में प्री मैच्योर मेनोपॉज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक सवाल और है यहाँ पर कि जिन महिलाओं की जो एक कहते हैं कि एक मैरिज लाइफ जो होती है, शादीशुदा जिंदगी, यदि वो उसे कैरी नहीं कर रही हैं तब भी ऐसा होता है क्या डॉक्टर साहब कि पहले आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किस एज में सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं या हमने किस एज में बच्चा पैदा किया है वो डिसाइड करेगा कि हमारा मेनोपॉज किस एज में आएगा। प्राइमरीली हमारे जेनेटिक्स, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल, उसके बाद हमारे लाइफ में क्या स्ट्रेस है, क्या डिजीजेज हुई, उसको हमने किस तरीके से ट्रीट किया, यही सब मिलजुल करके डिसाइड करते हैं कि किस एज में मेनोपॉज होगा। जी डॉक्टर साहब, यदि पहले आ जाए, समय के पहले, जैसे आपने बोला एवरेज एज तो 45 टू 55 है, उसके पहले आए तो क्या कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं किसी भी महिला को?
बिल्कुल, ओवरीज एक्चुअली काम करना बंद कर देती है। ओवरीज के दो काम होते हैं, हार्मोन्स बनाना और एग बनाना। एग से जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और हार्मोन्स सिर्फ बच्चे के लिए या पीरियड्स आने के लिए ज़रूरी नहीं होते। हम ओवरीज को बोलते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट गहना अगर किसी फीमेल बॉडी का अगर है तो वो ओवरीज है, क्योंकि वहाँ से ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो अगर ये हमारी बॉडी में टाइम से पहले ख़त्म हो जाता है तो उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है वुमेन की बोन हेल्थ पे, उनके हार्ट को प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए हार्ट अटैक्स, MI ये सब प्रॉब्लम बढ़ सकता है। स्किन प्रॉब्लम्स जल्दी आती हैं, वजाइनल ड्राइनेस ज़्यादा होती है, मसल लॉस ज़्यादा होते हैं, यूरिन लीक का प्रॉब्लम अक्सर आपने ओल्ड एज में या जैसे जैसे एज बढ़ती है सेक्सुअल डिज़ायर्स कम होती हैं फीमेल्स का, हल्के से खांसने से या जोर से हंसने से यूरिन लीक हो जाता है, और वो सब चिड़चिड़ाहट होना, मूड स्विंग्स होना, और हम अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं से जोड़ करके या एक एम्बेरसमेंट के चलते इसमें खुल के बात नहीं करते हैं। लेकिन प्री मैच्योर मेनोपॉज में इन हार्मोन्स की कमी की वजह से ऐसे सिम्टम्स बॉडी में आ सकते हैं। जी, हालांकि आपने लक्षण बताए कि क्या क्या हो सकते हैं। अब हम एक सामान्य नेचुरली जो मेनोपॉज होता है उसमें किस तरह के लक्षण आए तो हमें समझना चाहिए कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेनोपॉज की तरफ। देखिए, एज अ डॉक्टर मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि डिजीजेस के बारे में बात करने से अच्छा हम वेलनेस के बारे में बात करें। अभी मैंने बोला मेनोपॉज हर फीमेल को आना है। इनफैक्ट अगर ये नहीं आता है तो हम बीमारियां खोजते हैं। तो कोई भी चीज सही समय पे हो और अगर आप उसके लिए तैयार है तो वो परेशान नहीं देती है। तो मेनोपॉज आना है ये तय है। तो हर महिला को, इनफैक्ट हम बोलते हैं कि 11 साल से आपकी डाइट क्या रही है, आपका लाइफस्टाइल क्या रहा है, आपने क्या सफिशिएंट प्रोटीन अपनी डाइट में लिया, रेगुलर एक्सरसाइजेस किए या नहीं, वो नींव रखते हैं आपकी बोन हेल्थ के। क्योंकि 40 इयर्स के बाद चाहे आपको मेनोपॉज आए नहीं आए, आपका क्या है, एक पर्टिकुलर पेस के साथ में हमारी बोन से कैल्शियम लूज होता है। तो अगर हम पहले अपनी नींव मजबूत रखेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज, टू मच यूज ऑफ एल्कोहल, इन सब से बच करके रहें, और कोई भी मेडिकेशन स्पेशली अगर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इन्वॉल्व है, चाहे वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हों या गर्भ निरोधक गोलियां हों या पीरियड्स को एडजस्टमेंट्स करने के लिए टैबलेट्स का यूज़ है, वो सब बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लें। रेगुलर अपना एक गायनेक चेकअप कराएं और अपनी डाइट में छोटे छोटे चेंजेस अगर हम लाते हैं तो हम मेनोपॉज को इजीली बेयर कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनमें फाइटो ईस्ट्रोजेंस या फाइटो प्रोजेस्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेचुरल फॉर्म ऑफ हार्मोन्स होता है, उन्हें रेगुलरली फीमेल्स को लेना चाहिए। चलिए, तो उनके नाम भी बता दीजिए डॉक्टर नीरज। लगे हाथ हम ये भी अपने दर्शकों को बता दें, सोयाबीन को खाना बेहद जरूरी है। सोयाबीन से बने प्रोडक्ट्स जैसे रहते हैं, फ्रेंच बीन्स, बरबट्टी, तिल्ली जिसको हम बोलते हैं, सेसमी सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, इनमें आइसोफ्लेवोन्स, लिग्नेन्स, इन सब की मात्रा ज़्यादा होती है। और कैल्शियम रिच फ्रूट्स, आप डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, एग इस्तेमाल करिए, और जो लोग इनसे एलर्जिक हैं मिलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने ग्रीन्स और ब्राइट कलर फ्रूट्स हम अपनी डाइट में रखेंगे तो ये सब चीज़ों से जो हमारा सडन ड्रॉप होता है हार्मोन्स का वो नहीं होगा। बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख जाती है, और जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं वो बहुत सटल होते हैं, हल्के होते हैं, और हमारी बॉडी इजीली इस फेज के साथ कोप अप कर सकती है। डॉक्टर साहब, इस दौरान जब हम इस पीरियड से गुजर रहे हैं या कहें आने वाला है, तो क्या बदलाव आप देखते हैं? आपने शारीरिक बदलाव तो बताएं, लेकिन इसका मेंटल हेल्थ पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वो कौन कौन से होते हैं, और इस दौरान फैमिली की जो एक भूमिका होनी चाहिए, परिवार की भूमिका होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहला अगर हम मेंटल हेल्थ में बात करें तो पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज के टाइम पे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा होना, आप छोटी छोटी बातें भूलने लग जाते हैं। आपको लगता है कि कौन सी चीज़ मैंने अभी यहीं तो रखी थी, और ढूंढने लगते हैं तो फिर वो मिलती नहीं है। नींद नहीं आना, नींद बहुत जल्दी जल्दी उखड़ जाना, हर छोटी बात में आपको घबराहट होने लग जाती है, एंग्जाइटी होने लग जाती है, और आपको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली उम्र के इस पड़ाव में ज़्यादातर महिलाएं, चाहे वो करियर ओरिएंटेड होती हैं या होम मेकर होती हैं, उनकी कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेवारी भी लगभग जो स्ट्रेस वाली होती है वो पूरी हो चुकी होती है। अब उनके खाली हो जाते हैं कि बच्चे सेटल हो गए या वो कॉलेज गोइंग हो गए, अपनी लाइफ में बिजी हो गए। और अगर हम करियर ओरिएंटेड हैं तो बाय दिस टाइम हम भी एक अपने करियर में एक स्टेबल फेज में आ जाते हैं, एक फिक्स लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें जब एक साथ में हो जाती है तो इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट अकेले एक वुमेन के लिए कि अपने वो इंटरनल चेंजेस को भी बेयर करे
और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी। तो ऐसे में फैमिली का रोल यस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको समझना चाहिए कि अगर उनकी मदर या उनकी वाइफ या सिस्टर या फ्रेंड इस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो वो उनको हर्ट करने के लिए नहीं कर रही है, इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल नहीं है, उसे नींद नहीं आ रही है तो बिजी रखें, उनको हॉबीज में इन्वॉल्व करें। अगर वो कहीं चिड़चिड़ा रहे हैं तो रिएक्ट करने की बजाय उनको सपोर्ट दें, उनके डाइट का ध्यान रखें और आउटिंग्स करें, साथ में टाइम स्पेंड करें, जो कि आजकल के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सोशल मीडिया पे इतने इंगेज हो जाते हैं कि अपनों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें मिल करके करते हैं, एक्सरसाइजेस करिए। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बाकी की चीज़ों को भी कवर करने में हेल्प करते हैं। और कुछ नहीं तो बस मेडिटेट करिए, बिना मतलब हंसिए, ताली बजाइए, ये सब मतलब कुल चीजें मिला के आप एंजॉय करें। जो जब यंग रहते हैं और जब हम कहते हैं ना कि जीवन के नए पड़ाव में जब हम शामिल हो रहे होते हैं, मतलब जब हमें पीरियड शुरू होते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो जो एक खुशी अंदर से रहती है, कुछ इसी तरह की खुशी हमको महसूस करनी पड़ेगी, हमारे आसपास के लोगों को वो खुशी महसूस करानी पड़ती है। डॉक्टर नीरज, ये जो समय रहता है, मतलब ये मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब होना, इस तरह के बदलाव होना, ये कितने दिन चलता है मेनोपॉज के पीरियड में? देखिए, ऐसा फिक्स्ड कुछ नहीं होता और ऐसा कोई टेस्ट भी नहीं है जिसके चलते हम ये बता सकें कि ये मेनोपॉज के सिम्टम्स किसको किस लेवल तक के आएंगे और कितने टाइम तक चलेंगे। इनफैक्ट कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके पीरियड्स कब बंद हो गए, उनको अपनी बॉडी में किसी भी तरीके का फिजिकल या मेंटल चेंज नजर नहीं आता है। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, वो इतना पसीना आता है, उनको सडनली गर्मी लगने लग जाती है, वजाइनल ड्राइनेस बहुत हो जाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए ये फेज कई बार कुछ महीने से लेकर के कुछ साल तक का चल सकता है। सीवियर केसेस में जहां आपको लगता है कि ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने में परेशानी होने लगी है, तो वहां पे डॉक्टरी हेल्प ले लेनी चाहिए। वहां पे हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज करके ये फेज को, जब तक ये चल रहा है, उसे कोप अप करने में हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चेंज को खुशी खुशी ले, रादर देन परेशान होने की बजाय। जब आप इससे नहीं डील कर पा रहे हैं तो डॉक्टर्स की हेल्प लेकर के HRT लेना फायदेमंद रहता है। जी डॉक्टर साहब, कई बार आपने भी खबरें पढ़ी होगी, आपने इतना लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में आपका, आपने ऐसा देखा कि मेनोपॉज के बाद भी बच्चा हो रहा है? कई बार हम खबरें देखते हैं कि भाई 60-70 साल की उम्र में महिलाएं माँ बन गई, ये कैसे होता है फिर डॉक्टर साहब? देखिए, टेक्निकली मेनोपॉज हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, नेचुरली तो इट इज मिरेकल, लेकिन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए हम डोनर एग यूज करके पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी बच्चा ठहरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एथिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं। एज पर ART लॉ जो इंडिया में अभी एप्लीकेबल है, अगर फीमेल की एज 50 ईयर्स के ऊपर है तो वो इस तरीके की सर्विसेज का इस्तेमाल करके IVF से बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। और एथिकली भी ये ठीक है, क्योंकि बच्चा कोई कमोडिटी नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी भी एज में एक बच्चा लेकर के आ जाएं। बच्चे के साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है, उसे भी एक हेल्दी पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर मदर की एज 50 प्लस है, फादर की एज 55 है, आप और हम सब जानते हैं कि एक बच्चे को एटलीस्ट 15-20 ईयर्स तक तो इंडिया में पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए रहता है। और यही वो एज ग्रुप है जब उनको, पेरेंट्स को भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो कहाँ वो अपना ध्यान रखेंगे, कहाँ वो बच्चे के साथ दौड़ भाग कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे की पेरेंटिंग भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसलिए टेक्निकली येस, इट इज़ पॉसिबल कि आप 60, 70, 80 कभी में भी प्रेगनेंसी ले सकते हैं, बट एथिकली, लीगली ये चीज़ ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जब हम मेनोपॉज के समय से गुजर रहे होते हैं, उस दौरान फिर क्या कुछ दवाएं भी लेनी चाहिए, या डॉक्टर किन परिस्थितियों में दवाएं लेने की सलाह देते हैं? अगर हमारा मेनोपॉज आ गया है और हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है तो सिर्फ हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। और हमेशा मेरा तो ये ओपिनियन रहता है कि जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की बजाय हम लोग नेचुरल फॉर्म में सप्लीमेंट्स ले। मैंने बताया कि आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाइए, सोया प्रोडक्ट्स ऐड करिए, मिलेट्स ऐड करिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करिए, और ये जितने सीड्स होते हैं उनको ऐड करिए। लेकिन कभी कभी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, परेशानी होने लग जाती है और इस तरीके की चीज़ें काम नहीं करती हैं, वहाँ पे हम लोग फिर आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं।
आजकल कुछ हार्मोन से आइडेंटिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिनका नुकसान कम रहता है, फ़ायदा लगभग इतना होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में हम डायरेक्टली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज पे जाते हैं। और कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन कि उनको किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे अगर सिंपल वजाइनल ड्राइनेस की वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट हो रही है तो हम लुब्रिकेंट्स के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। अगर उनको यूरिनरी लीक का प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन देते हैं, या कभी सर्जिकली भी इन सब चीज़ों को करेक्ट करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी क्या सिम्टम्स हैं, किस लेवल तक के हैं और उन्होंने नेचुरली उसको कहाँ तक डील करने की कोशिश करी है, ये जानने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड रहती हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसे में हमारी महिलाओं को आप क्या सजेशन देना चाहेंगी, खास तौर पर जब वो इस पीरियड से गुजर रही हैं या उनको वो 44 42 के बाद इसके बारे में चिंता करने लगें, तो क्या वो एक मैसेज होगा जिस कार्यक्रम के माध्यम से आप ज़रूर देना चाहेंगे? और ये चूंकि मेरा आखिरी सवाल है तो इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा फ्रूट, कोई ऐसा फूड जिसको ना खाने की भी सलाह देती हैं डॉक्टर नीरज? देखिए, एक मैसेज अगर मैं देना चाहूँ तो फीमेल्स को ये कि आप प्रॉब्लम्स आने का इंतज़ार मत करिए, उसको डील करने के लिए पहले से ही तैयार रहिए। तो एक रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप आपको मेनोपॉज से होने वाली प्रॉब्लम से भी बचाएगा और फीमेल कितने महीनों के अंतर में होना चाहिए? देखिए, साल में एक बार हमें ज़रूर गायनेक चेकअप कराना चाहिए, जिसमें हमें कैंसर स्क्रीनिंग्स, सर्वाइकल कैंसर का, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कुछ रूटीन चेकअप्स, अल्ट्रासाउंड्स, ये सब तो कराने ही चाहिए। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो शर्माने में या अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, जो अक्सर इंडिया में महिलाएं करती हैं, आज मेरे घर में ये है, आज बच्चे का ये है, आज ये पूजा है, चीज़ों को टालने की कोशिश करती हैं। तो वो ना करें प्लीज़। अगर कोई भी अनवांटेड सिम्टम आपको अपनी बॉडी में दिखता है तो आपकी हेल्थ सर्वोपरि है, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए अपना चेकअप कराएं। और आपने पूछा क्या नहीं खाना चाहिए, सीधा सरल सा नियम है, जो भी चीज़ आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली पैक्ड है, फ्रोजन है, घर में नहीं बनी हुई है, बहुत तली या बहुत मीठी है, वो नहीं खाना है। अदरवाइज रीजनल, सीजनल, होममेड आप एक उचित मात्रा में जो भी खाना चाहें खा सकते हैं, उसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई आपको अपनी सेहत का बेहद ध्यान देना है। ये तो ठीक है कि हर महिला को अपने घर की चिंता पहले होती है, लेकिन आप यदि स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और एक स्वस्थ परिवार ही एक अच्छे समाज को गढ़ सकता है। डॉक्टर नीरज, आपने इतना वक्त दिया, इतनी महत्वपूर्ण सलाहें हमारे साथ साझा की हमारे दर्शकों के साथ, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और उम्मीद है कि आप सभी इस सलाह को फॉलो करेंगी और ज़रूर जाएंगी अपना नियमित चेकअप कराने, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत आपको किसी तरह की नहीं। तभी हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपने परिवार की भी बेहतर देखभाल कर सकती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए सेहत में इजाज़त, लेकिन जारी है INS 24/7 पर खबरों का सिलसिला। बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।